कहानी की शुरुआत करते हैं सन 70 के दशक से, जब यूपी का प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद का यही चकिया इलाका था जहां पर प्रयागराज स्टेशन पर टांगा चलाने वाले का एक परिवार रहता था। परिवार का बड़ा लड़का 17 साल का ये लड़का जब हाई स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हुआ तो समाज में अपना रुतबा बनाने के नए नए तरीके ढूंढने लगा। तरीका ढूंढा अपराध की दुनिया का। 17 साल की उम्र में इस लड़के ने पहला कत्ल किया सन 1979 में, यानी 1979 में। उस दौरान यूपी में एक और माफिया हुआ करता था जिसको चांद बाबा के नाम से जानते थे। चांद बाबा का खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ था। यूपी पुलिस चांद बाबा के इस खौफ को मिटाने की फिराक में थी। मिटाने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन शायद यूपी पुलिस को मिल गया था इस नए लड़के के रूप में। इस नए पनपते हुए माफिया को यूपी पुलिस ने शुरुआती दौर में चांद बाबा का खौफ मिटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन सन 86 आते आते चांद बाबा की गैंग और अतीक के चेले चपाटों के बीच में गैंग वॉर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। सन 86 में पहली बार ऐसे ही एक गैंग वॉर के बाद अतीक अहमद को यूपी पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर अतीक को छुड़वाने के लिए बहुत से नेताओं के फ़ोन दिल्ली से आने लगे, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अतीक को छोड़ दिया। सन 86 में जब अतीक को छोड़ा गया तब तक अतीक का खौफ पूरे इलाके में फैल चुका था। यूपी का एक नया बड़ा माफिया पनपने लगा था। ये घर जिसको आज यूपी प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, इस मलबे के नीचे अतीक के पलपने और पलने की बहुत सी कहानियां दबी हुई हैं। चकिया का ये वही मकान है जहां से अतीक ने अपनी माफियागिरी की शुरुआत करी और अपने खौफ का मंजर अलग अलग इलाकों में फहराना शुरू किया। सन 1986 में जेल से छूटकर जब अतीक बाहर आया तो उसने अपनी माफियागिरी की रफ्तार बढ़ा दी। अगले 3 साल बाद सन 1989 में इलाहाबाद के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर विधायक बनकर पहुंच गया यूपी की विधानसभा में। सन 1989 में पश्चिमी इलाहाबाद से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गया अतीक अहमद। उसके बाद सन 1991, 1993 में भी वो पश्चिमी इलाहाबाद से ही निर्दलीय चुनाव लड़ता रहा और विधायक बनता रहा। बारी आई सन 1996 में जब चौथी बार निर्दलीय चुनाव ना लड़कर उसने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और पश्चिमी इलाहाबाद से चौथी बार विधायक बन गया अतीक अहमद। सन 2002 में भी अतीक अहमद विधायक बना और फिर सन 2004 में समाजवादी पार्टी से ही फूलपुर से सांसदी का टिकट लेकर पहली बार लोकसभा में जहां पहुंचा अतीक अहमद। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये अतीक अहमद का वही कार्यालय है जहां से उसकी राजनीति और राजनीति की आड़ में सारे कानूनी अपराध अतीक अहमद किया करता था। ऐसी ही एक फाइल जब हमने खंगोल कर निकाली तो आप देख सकते हैं ये मतदाताओं की सूची है आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। तो जो उसकी विधानसभा थी उसमें जो मतदाता होते थे उनकी सूची, जो भी कोई सामान्य नेता जब चुनाव लड़ता है तो उनकी सूची उसके पास आती है। इसी तरीके से अलग अलग सूचियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद। अब ये मकान पूरी तरीके से कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि आलीशान कार्यालय है, कहीं गज में ये कोठी बनी हुई थी, बहुत से कमरे इसके अंदर है। मैंने आपको विजुअल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसको ध्वस्त कर दिया गया है। सन 2007 में जब मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब इस कार्यालय को ध्वस्त किया गया। चकिया इलाके में ये कार्यालय मौजूद है जहां पर इस वक्त मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अब देखिए अतीक अहमद का जो ये तथाकथित कार्यालय था, आलीशान ये कोठी जिसको तोड़ दिया गया है, इसके अंदर जब फाइलें आप खंगालते हैं तो आपको सिर्फ राजनीतिक फाइलें नहीं मिलेंगी। जैसे वोटर लिस्ट मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा और बहुत सारी फाइलें होती हैं जो आपकी जब आप प्रत्याशी होते हैं किसी भी चुनाव में तो वो जुड़ी होती हैं। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे आपराधिक मामलों की फाइलें बहुत मिलेंगी। अतीक अहमद वर्सेस स्टेट सेल्स टैक्स का मामला है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला था। एक फ़ाइल जो मैंने उठाई है 2002 में ये पिटीशन डाली गई थी, यानी कि बहुत पहले से अतीक का आप अंदाज़ा लगाइए, जैसा हमने आपको पहले बताया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका रहा है। और इसी तरीके की फ़ाइलें आपको पीछे अंबार लगा हुआ दिखेगा जो आप अपने विजुअल्स पर देख रहे हैं स्क्रीन में। ऐसी फ़ाइलें यहाँ पर भरी पड़ी हैं, एफिडेविट्स भरे पड़े हैं, बेल एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं। अशरफ जो अतीक का भाई था उसके बहुत सारे केसेस भरे हुए हैं। इस कार्यालय में
जो राजनीतिक कार्यालय अतीक का हुआ करता था। तो लिहाजा आप ये समझ सकते हैं कि राजनीति की आड़ में अपराध की दुनिया कैसे अतीक और उसका भाई अशरफ ऑपरेट किया करता था, उसका ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो अब ये कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि ये अवैध था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था इस कार्यालय का, उसको प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA ने ध्वस्त कर दिया है। अतीक अहमद ने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल 17 साल की नाबालिग उम्र में किया। उसके बाद से अतीक की माफियागिरी का कारोबार शुरू हुआ और आज अतीक के ऊपर कुल 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजनीति में आने के बाद अतीक और उसके भाई अशरफ ने लोगों से ज़मीनें हड़पने का काम शुरू किया। प्रयागराज के झलवा की रहने वाली सूरजकली एक ऐसी ही महिला है जिनसे सन 1989 में अतीक और उसके गुंडों ने उनकी 12.5 बीघा ज़मीन हड़प ली। अपनी ज़मीन वापस लेने की लड़ाई में सूरजकली ने अपने बेटे और अपने पति दोनों को खो दिया। मोजो स्टोरी से बातचीत के दौरान सूरजकली ने बताया कि उनकी इस लड़ाई में उनके गांव ने उनका कैसे साथ दिया और अतीक अहमद और उसके गुंडों ने उन्हें मार पीट कर किस तरह से डराने की और अपना मुकदमा वापस लेने की कोशिश की। से भी गए और जो है तो भाई से गए, पति भी खोए, बचा का मेरे पास बेटा, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। विधायक हैं मेरे क्षेत्र के, मुझको मिलेगा मदद, तो जो वहाँ गए तो धमकाने लगे कि बुला रहे न, कोर्ट कचहरी मेरे यहाँ लगती है और जो है तो चुपचाप मुकदमा मत जाना। सादा कागज में के मार धमकी दिए, मारने पीटने लगे, मरबो भाई बुझापा आपको और भाई का करंट लगाए के छुआए के मारे। किसी तरीके गिड़गिड़ाने तक कहा नहीं अब हम चले जाएंगे, अब ना मुकदमा लगा तो छोड़ दिए। मुकदमा वापस लेने के लिए डराया उन्होंने आपको? हाँ। और सादा कागज में पा लिए जो है तो उन्हें दस्तखत करा लिया, चले आए। चले आए तो ज्ञान भाई आए, गाड़ी से कहे उठो और ऐसे बीच में है तो पहुँचे, चाबी मांगे, चाबी लिया और चलता हुआ अभियान भाई से नहीं, फिर उसके आदमी अपना काम करना शुरू कर दिए। फिर बराबर करने लगे, खंभा गाड़े, खंभा में ही जो है तो नहीं मेरा बेटा भाई जो है तो नहीं तार फैली रही, भाई मर गया। बगिया रही अमरूद के रहा, सब चीज़ रहा है, भाई मेरा मदद करता था। बगिया अमरूद तोड़ के नहीं दे देते, भाई बेच रहा। मैं एक किसान घर की बेटी हूँ जो है। आपके पति के साथ क्या हुआ? मेरे पति का वही लोग कह रहे हैं, तो मेरे पति आए नहीं, लाश मिली है मुझको ना, मैं देखे जब से लिखा लिए अंदर अंदर, तभी तो कह रहे हैं कि टार दो जो है तो नहीं तो नहीं चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तुम्हारे बच्चों को तुमको कर देंगे, जैसे मुर्गी हलाल कर दिया जाती तरीके हलाल कर देंगे। तो इसे सब कहते सुनते रहे, धमकाना लड़काना। मैं हार नहीं मानी, अपन चुरा के मुकदमा दायर करे रात रहे। तो शासन प्रशासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ कागज में पटवत रहे जाते हैं, तो जो कागज पटवत याद रहो तो 2002 में मेरे सुनवाई भाई शासन प्रशासन मदद की। फिर जो
चली गई सरकार तो फिर हो गया। फिर उसके बाद 2016 में आई, बैठी रही दूरवा, मेरे बच्चे लिए मारे का कहा थी ने जो है तो ने पहले दुपहिया आई फिर चरपहिया आई, वही पर अतीक अहमद और जो है तो ने अशरफ उतरे असलाह ले गंदी गंदी गाड़ी देते हुए वो जो है तो तावा तोड़ फायरिंग करने लगे। उसके बाद जो है तो मेरे 2 गोली लगी, 1 गोली छील के निकल गई। मेरा बेटा जो है तो मैं बच्चे ले रहे, मेरा बेटा जो है तो दरवाज़ा बंद करने लगा, वहाँ के यहाँ आधा पत्थर चला गए तो असलहा गिर गया उस पर जो है तो फिर गरम चोट रही। फिर उसके बाद बेटा मेरा वो हो गया तो मैं भी हल्ला मची, 100 नंबर पर फ़ोन हुआ, आए डॉक्टर यहाँ ले गए, पहले सहारा ले गए फिर वहाँ ले गए। पुलिस मदद कर रही थी आपकी कि नहीं कर रही थी? अब मदद कर रही है, तब नहीं, तब ज़्यादा नहीं रही है। 2 साल मदद है, 2 साल के बाद फिर इनके बाहुबली है जो है तो बाहुबली के आगे कर बल छल सब कुछ था उनके पास, हैं तो हर चीज़ तो उनके पास था। राजनीतिक में रहे जो है तो थाना अदालत शासन प्रशासन तो उनके साथ थी, जिनका हल्लो करे नहीं को पहुंच गए, SSP पहुंच जाए, हर चीज़ अधिकारी पहुंच जाते थे। इसलिए जो है तो 2016 में गोली लगी तो डॉक्टर के यहाँ सहारन ले गए, सहारन से नहीं फिर जीवन ज्योति गए, रिपोर्टिंग में ले गए तो मुझको तनी होश आई, कान से सुना बात करते हुए डॉक्टर के खलास कर दो। एक तो कहा थे बॉस के फ़ोन आया तो मैं पूछे डॉक्टर साहब किसके आया, तो बोले कि अतीक का फ़ोन आया, अतीक का फ़ोन तो खलास कर दीजिए। तो कहें अतीक ने डॉक्टर को धमकी दी आपको मारने के लिए, और गोली जो निकाले 2 ठो तो उसको हटा दीजिए, मतलब श्रीनगर में रहा है और खलास कर दीजिए। क्योंकि मेरा नाम जहाँ 2018 में गोली चलाए यहाँ पे, 2018 में भी गोली चली? हाँ गोली चलाए, बम फोरेन, हाँ उसी तरीके सबके। तो उनके किस बात के डर भय, उनके सब कुछ है। अब देखो दिन दहाड़े गोली चली उमेश पाल के विधायक के ऊपर चली, हाँ ना जाने कितने जगह चली, कुछ नहीं कितने के उजाड़े। 1989 से लेके बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी 18 तक और अब जाके, तो इस लड़ाई में क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ा? नुकसान देखिए, धन से भी गए और जो है तो भाई से गए, पति भी खोए, बचा का मेरे पास बेटा, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। साल 2002 तक अतीक 5 बार विधायकी का चुनाव जीत चुका था। 2004 में अतीक ने सांसदी का चुनाव लड़ा, सपा से टिकट मिला और फूलपुर से जीतकर अतीक सांसद बन गया। जब सांसद बना तो अपनी विधानसभा सीट को छोड़ना पड़ा, छोड़ करके नया प्रत्याशी अतीक ने अपने भाई अशरफ को बना दिया। लेकिन अशरफ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू पाल से तकरीबन 5000 वोटों से विधायकी का चुनाव हार गया। अतीक और अशरफ को ये बात मंजूर नहीं हुई और राजू पाल को इन्हीं सड़कों पर दौड़ा कर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया बसपा के विधायक प्रत्याशी राजू पाल का। राजू पाल हत्याकांड में एक मुख्य गवाह थे उमेश पाल। ये उमेश पाल का घर है इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ। पीछे पुलिस की सिक्योरिटी है, मिलने के लिए लिहाजा किसी को अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन यही वो स्थान था जब उमेश पाल पर गोलियों और बम की बरसात कर दी थी अतीक के चेले चपाटों ने। गुड्डू मुस्लिम जिसमें मुख्य आरोपी है, जो इस वक्त फरार है, यही वो स्पॉट था, यही अमित इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें से निकलकर उमेश पाल के ऊपर गोलियां बरसाई गई। अतीक की दरिंदगी का, अतीक की माफियागिरी का लिहाजा ये आखिरी चैप्टर था, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के शामिल होने का शक यूपी पुलिस शुरुआत से जताती आई है। शाइस्ता परवीन अभी गायब है। शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए SIT की टीम और STF की टीम काम कर रही है।
ये मेरी भाईनी और जो मकान है ये वही मकान है जहाँ पर शाइस्ता प्रवीण अतीक अहमद की बीवी रहा करती थी उमेश पाल हत्याकांड से पहले। चकिया गली है, ये चकिया गली में चकिया इलाका है और उसमें इस गली में शाइस्ता प्रवीण का ये मकान है जहाँ पर ये लोग रहने लगे थे। शाइस्ता अपने दोनों बेटे, बल्कि 5 बेटे हैं, क्योंकि अतीक के एक असद जिसको एनकाउंटर मारा गया, 2 नाबालिग हैं अमन और एजान जिनको नाबालिग जेल में रखा गया है, और 2 बेटे उमर और अली दोनों यहीं पर रहा करते थे शाइस्ता प्रवीण के साथ। ये तीनों यहाँ रहते थे उमेश पाल हत्याकांड से पहले। इस पूरी गली में आप देखेंगे तो सभी के दरवाजे बंद हैं। हमने कुछ पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, जानने का कोशिश किया कि कब तक उन्होंने शाइस्ता प्रवीण को यहाँ देखा था, क्या हम माहौल था। कुछ बातें हमको बताई। आगे एक समीर हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बहुत सी बातें बताई, लेकिन कैमरा पे आने से उन्होंने मना कर दिया। जो बातें उन्होंने बताई उसमें उन्होंने शाइस्ता प्रवीण को रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई शाइस्ता प्रवीण हमारी मदद करती थी, और यूपी पुलिस पे सवाल उठाया, सरकार पे सवाल उठाया। तो लोगों ने कैमरा पे बात करने से मना कर दिया है। अब इस मकान के ठीक सामने आप देखेंगे तो ये शाइस्ता प्रवीण के पिता का मकान है मोहम्मद हारून, जो आप देख रहे हैं। ये उनका बेसिकली मान लीजिए मायका हो गया है एक तरह से, क्योंकि सामने ही आके उन्होंने लिया था। इस मकान में भी कोई नहीं है, पूरी तरीके से दरवाजे बंद हैं। अब ये लोग भी कहाँ गायब है कुछ अता पता नहीं है। शाइस्ता प्रवीण उमर और अली के साथ कहाँ गायब है कुछ अता पता नहीं है। यूपी पुलिस पूरी तरीके से पड़ताल कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कभी भी शाइस्ता प्रवीण को ढूंढा जा सकता है। एसटीएफ की टीम भी ढूंढ रही है, एसआईटी भी अब बिठा दी गई है, क्योंकि तो वो भी कुछ अपने इनपुट्स देगी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। शाइस्ता प्रवीण के पिता मोहम्मद हारून का वो मकान है जहाँ से शाइस्ता प्रवीण भागी है, इसके ठीक सामने वो मकान है जिसको गिराया। उसके सामने ये मकान है जहाँ पे मोहम्मद हारून उनका पूरा परिवार रहा करता था। कोई है नहीं मकान में। मैं इस वक्त अंदर आया हूँ। अंदर आके जो आप हालात देखते हैं ये साफ बताते हैं कि अफरा तफरी में इस मकान को छोड़ करके भागा गया है। यहाँ से लोग निकले हैं शायद इस चक्कर में कि यूपी पुलिस पता ना कर ले, कहीं से कोई सूत्र ना मिल जाए जिससे कि शाइस्ता प्रवीण का पता लग सके। यहाँ पे कुछ एल्बम पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इस एल्बम में अतीक अहमद की पिक्चर आपको सबसे ऊपर दिख रही है। यहाँ पर जूस वगैरह बिखरे हुए हैं। पूरे जिस तरीके से एक परिवार रहता है जब, और रातों रात मानो इस मकान को खाली किया गया हो, वो सबूत आपको देखने पे मिलते हैं। ये फाइलें वगैरह खुली गई हैं, लिहाजा इन फाइलों को जब आप देखते हैं पीछे, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा ये दिखाएं आपको, तो ये वाली फाइलें आपको दिखाती हैं कि कुछ मान लीजिए इंपॉर्टेंट सामान उठाया और उसके बाद निकल गए। बच्चों की किताबें हैं, और ये वो सारी फ़ोटोज़ अलग अलग एक्सक्लूसिव आपको मोजो स्टोरी पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अलग अलग मेंबर्स हैं। यहाँ पर ये वाली एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको अतीक भी नज़र आएगा। ये अतीक अहमद बैठा हुआ आपको इस फोटो के अंदर नज़र आएगा, और इस फोटो में अलग अलग तो जो ताल्लुकात हैं, ये समाजवादी पार्टी के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो आप फोटो में देख सकते हैं। सिक्योरिटी अतीक अहमद के साथ, यानी कि तब की कुछ फ़ोटोज़ हैं जब अतीक सांसद हुआ करते थे। जब ये सांसद था समाजवादी पार्टी से, फूलपुर से इनको टिकट मिला था, मुलायम सिंह यादव का दौर था, तब ये सांसद हैं। और वही फ़ोटोज़ जब अतीक लोगों के बीच में जा कर के पॉलिटिशियन बन के लोगों से वसूली करने का काम किया करता था। ये पूरे प्रयागराज की अलग अलग तस्वीरें हैं, एल्बम है, और आप देख सकते हैं जो हालात हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जब लिहाजा उमेश पाल का हत्याकांड हुआ और शाइस्ता प्रवीण यहाँ से भागी, तो ताकि उन तक पहुँचा ना जा सके, किसी को पता ना चले, तो इस मकान को भी खाली कर दिया गया था। अब ये बसपा का आप यहाँ पर एक झंडा देख सकते हैं, जो इस अलमारी में से, मेरा झंडा नहीं है लेकिन एक पट्टा है जो बहुजन समाजवादी पार्टी का है। अब इस पट्टे में जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने बात करते हुए हमसे बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी से वो यहाँ आकर जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होते हैं वो लड़ने वाली थी, मेयर की पद के लिए अच्छी दावेदार मानी जा रही थी। जनवरी के टाइम पे शाइस्ता प्रवीण यहाँ से रैली वगैरह करती थी, लोगों से मिलती थी, और वही आखिरी टाइम था जब लोगों ने उसको देखा। जो ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ के पड़ोसियों ने हमको बताया कि बसपा से वो पार्टी से चुनाव लड़ने वाली थी, और प्रचार के दौरान, प्री इलेक्शन जो प्रचार होता है उसके दौरान वो यहाँ पर घूमती थी। और वो जो बसपा का अंदर झंडा, वो लिहाजा ये बात बताता भी है कि शायद उस चुनाव की तैयारी चल रही थी। लेकिन फिर उमेश पाल हत्याकांड हुआ और ये पूरा परिवार, ये सामने वाला शाइस्ता प्रवीण अपने दोनों बच्चों को लेकर के, और ये वाला परिवार, ये सभी यहाँ से फरार हैं, और तफ्तीश अभी भी इन लोगों की जारी है। अतीक अहमद के ऊपर कुल 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक की 1100 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। अतीक और उसके भाई अशरफ को शूटआउट के बाद कसारी मसारी के इसी इलाके के कब्रिस्तान में दफनाया गया। कसारी मसारी के इसी इलाके में अतीक ने बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कब्जा रखा था, अब जिसको प्रशासन छुड़ाने का काम करेगा। बहरहाल अतीक अहमद जैसा कोई भी माफिया देश के किसी भी समाज के लिए लिहाजा एक खतरा होता है। यूपी ने, इस देश ने अतीक जैसे माफिया का पालन पोषण देखा। अब लिहाजा आने वाले समय में उम्मीद की जाएगी कि देश की डेमोक्रेसी बची रहे, देश का समाज सुरक्षित रहे और देश आगे की ओर विकास करता रहे। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, प्रयागराज।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.